उज्जवल भारत न्यूज के खास प्रोग्राम एडिटर्स टॉक को देखने वाले आप सभी दर्शकों को खुशबू का नमस्कार। आप सभी को हमारे इस प्रोग्राम को सबसे ज़्यादा देखने, ज़्यादा पसंद करने और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करने के लिए पूरे उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आप सभी हमें ऐसा ही प्यार देते रहे ताकि हम आपके एक्सपेक्टेशन पर खड़े उतर सके। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम एडिटर्स टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस एडिटर्स टॉक में हम अलग अलग क्षेत्र के लोगों को, अलग अलग क्षेत्र के मेहमान को हम यहाँ आमंत्रित करते हैं और रूबरू कराते हैं आपको और जानते हैं उनके विषय में, उनके प्रोफेशन के विषय में। ठीक इसी तरीके से आज हमारे बीच हैं शिक्षाविद रविंद्र कुमार अमरनाथ शर्मा जी, जो कि जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और हमारे इस मीरा भाईंदर शहर में वो 1986 में आए और इनकी पढ़ाई लिखाई जो इंटर कॉलेज तक है वो अपने गांव जौनपुर भदोही कॉलेज है, वहाँ से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और एमए और बीएड की परीक्षा जो है वो हमारी इस मुंबई से ली। तो सबसे पहले सर, हमारा इस स्पेशल प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बहुत बहुत। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने विषय में इंट्रोडक्शन दें। जरूर सर। मैं रविंद्र कुमार अमरनाथ शर्मा माँ भारती हिंदी हाई स्कूल जूनियर कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल पोस्ट पे कार्यरत हूँ। मैं यहाँ मुंबई में 1986 से आया और यहीं से मैंने एमए बीएड किया। बाकी हमारी जो भी एजुकेशन है, जहाँ सर ने गाइडलाइन दिया कि हमारे पैतृक गांव रायपुर फिफिवाना भानपुर, वहाँ से मैं प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उसके अलावा मैंने इंटर कॉलेज नेशनल इंटर कॉलेज भदोही से मैंने किया। ग्रेजुएशन मैंने KNJC गवर्नमेंट कॉलेज ज्ञानपुर से किया। उसके उपरांत मुंबई आने के बाद मैंने शिक्षा के क्षेत्र में काम करते रहे और यहीं से मैंने एमए किया बॉम्बे यूनिवर्सिटी से और बीएड मैंने 1993 में EHJ कॉलेज खार से कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने इसी विद्यालय माँ भारती हिंदी हाई स्कूल में 1993 से एज ए प्रिंसिपल की पोस्ट पर आज तक मैं कार्यरत हूँ। अपने स्तर पर मैं विद्यार्थियों को शिक्षा देता रहा हूँ। हमारी संस्था माँ भारती एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक आदरणीय श्री गोरखनाथ शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस संस्था को चलाने में और जहाँ तक मुझे बैंकिंग करने में उनका भरपूर सहयोग रहा है। आज मैं इस पोस्ट पर बैठा हूँ और यहाँ तक पहुँचा हूँ तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा श्रेय आदरणीय श्री गोरखनाथ शर्मा जी को जाता है, जो खुद भी एक शिक्षक रहे हैं मुंबई महानगर पालिका में। रिटायर होने के बाद भी वे आज भी विद्यालय में नियमित 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बैठते हैं और अपनी दिनचर्या विद्यालय की संस्था से रिलेटेड, सामाजिक रिलेटेड हम शिक्षकों को गाइडलाइन देना और विद्यालय की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए भरपूर सहयोग देते हैं। मैं संस्था को भी और आज भी बैठा हूँ, मैं बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं वेद जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस चैनल के माध्यम से इन्वाइट किया। पहली बार मैं आज आपके चैनल को अपने विचार रखने का प्रयास करूंगा। आपने एजुकेशन जो आपने शिक्षा दीक्षा हुई इंटर तक आप साइंस से गए। हाँ। फिर अभी आप हिंदी में बीएड किया और तो ये चेंजेस चूँकि साइंस में खर्च ज़्यादा होते थे। एडमिशन्स लेने के लिए हमको या तो बनारस जाना पड़ेगा या कहीं इलाहाबाद जाते थे। पारिवारिक स्थिति तो ऐसी थी नहीं क्योंकि मैं मुस्तदा किसान का बेटा हूँ और इस कारण मैंने साइंस को छोड़ करके आर्ट्स ग्रुप में प्रवेश किया। मैंने ज्योग्राफी लिया। ज्योग्राफी मेरा बड़ा प्रिय सब्जेक्ट रहा है BA लेवल तक। उसके बाद मैंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एमए किया। चूँकि हिंदी से बड़ा प्रेम है, हिंदी भाषी होने के नाते हिंदी से प्रेम है। साहित्यिक रचनाएँ पढ़ना, उनके बारे में चर्चा करना, संवाद करना, कवि सम्मेलनों में सम्मिलित होना, मंचों का संचालन करना इत्यादि यदि अपनी मूल भाषा में करते हैं तो लगता है कि अपनी बात हम प्रखरता से रख पाते हैं। मतलब हिंदी जो सब्जेक्ट है आपने चयन किया तो कहीं ना कहीं वो आपके प्रोफेशन में चाहे और एक तरीके से कह लीजिए, जैसा आपने बोला कवि भी हैं, मंच संचालन भी करते हैं, तो इन सारी चीज़ों में आपकी रुचि है। आपने कविताएँ भी लिखी हैं? कविताएं मैं सामान्यतः छोटी मोटी कविताएं लिखा हूँ। समय नहीं मिल पाता है क्योंकि पारिवारिक और बच्चों के बीच में और मैं खासतौर पर ऑफिशियली प्रिंसिपल सर नहीं हूँ। मैं बच्चों के बीच में जाकर के अध्ययन अध्यापन करना अपने को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता हूँ और ज़्यादा समय मैं क्लास में बिताने का प्रयास करता हूँ। इसलिए कभी कभार बैठे रहते हैं
तो छोटी मोटी कविताएं लिख देते हैं। बहरहाल इसमें लॉकडाउन के दौरान भी ऑफिशियली काम करता रहना पड़ा, नहीं लिख पाया हूँ, बट एक दो कविताएं मैं लिखा हूँ। चलिए चर्चा में हम चाहेंगे कि और, दर्शक की कविताएं सुने। आपने चर्चा के दौरान एक वर्ड यूज़ किया, लॉकडाउन, कोरोना काल। हाँ, बहुत ही अहम रहा और लगभग साल भर होने को है। तो आप शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रिंसिपल हैं और बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, उनकी पढ़ाई नहीं ठीक से चल पा रही है। तो आपके नज़र में ये जो सिचुएशन चल रहा है, ये इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ये महामारी एकाएक तो आई नहीं है, ये विश्व लेवल पर, यूनिवर्सल लेवल पे महामारी है। हम सब इसको परेशान हैं। यहाँ तक कि शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, या हमने जिस तरह से लॉकडाउन में लोगों के भागा दौड़ देखा, वह एक असहनीय पीड़ा रही है। और इस समय लॉकडाउन में खासतौर पे मैं शिक्षा से रिलेटेड बात करूं तो विद्यालयों को तो बहुत नुकसान हुआ है। और उससे ज़्यादा मैं एक प्रिंसिपल होने के नाते हमारा प्रयास होता है कि मैं अपने बच्चों को जितना ज़्यादा दे सकूं और जितने सुलभ तरीके से मैं दे सकूं, ये मेरा प्रयास रहता है। लॉकडाउन में चूँकि मध्यम वर्गीय परिवार हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं, जिनके पास सुख सुविधाएं नहीं हैं, भाईंदर देश के झोपड़े में रहने वाले लोग हैं, स्लम एरिया के रहने वाले लोग हैं, जहाँ पर उनको दिनचर्या दिन में 8 घंटे 10 घंटे काम करने के बाद एक 2 वक्त की रोटी मजबूर होती थी। कितने लोगों ने पलायन कर गए, अपने गांव चले गए। आज भी मैं जब अपने रजिस्टर पे बैठता हूँ, देखता हूँ ऑनलाइन हमारे शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं, और जब उनको मैं सर्वे करने के लिए भी भेजता हूँ कि जाइए देखिए क्या वे वापस लौट के आए हैं कि नहीं आए हैं, तो पता लगता है कि जहाँ 100 गए थे वहाँ पे 10-5 ही लोग लौट करके आए हैं। तो वो शिक्षा से वंचित हैं। अभी मेरा प्रयास था कि हम अपने प्राइमरी शिक्षकों को भाईंदर वेस्ट के अम्बे नगर में जाकर के भेजा, तो सर्वे करके उन बच्चों को जिनके पास मोबाइल्स नहीं है, नेटवर्किंग नहीं है, पैसे भरने के लिए उनके पास साधन नहीं है, उनको मैं एक जगह इकट्ठा करके टीन के नीचे व्यवस्थित पढ़ाने का प्रयास किया। हमारे शिक्षक वहाँ बैठ करके, क्या बात है सर। पुलिस के देख रेख में उन्होंने जगह दिया। मैं पुलिस विभाग का भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने जगह दिया, बच्चों को डिस्टेंस रख करके पढ़ाए। और आज भी हम लगभग 40% बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब का माध्यम हो। उनके पास नहीं है तो हम यूट्यूब में भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं और अनेक प्रकार से साधन। और बच्चों की भी बोलता हूँ कि यदि आपको कोई समस्या है तो आप इस लॉकडाउन में जो डिस्टेंस है उसका पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए विद्यालय में आइए। जितना भरसक प्रयास होगा हम आपको देंगे, चाहे वह किताब की बातें हों या फीस की बातें हों, हम बच्चों को देने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और मैं आगे देता भी रहूँगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि अगला लॉकडाउन व्यवस्थित जितना जल्दी हो सके इसका समाधान हो, हम बच्चों को फिर अपने उसी दिनचर्या में लेके जाएं और अच्छी शिक्षा देने का प्रयास मैं कर सकूँ। सर अभी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि चाहे स्कूल फीस हो, चाहे एजुकेशन हो, आप देने की बात कर रहे थे। लेकिन अभी जैसे लॉकडाउन अनलॉक शुरू हुआ, स्कूल फीस की बातें, तो स्कूल प्रशासन की तरफ से फीस मांगे जाने लगा। उसके बाद जो गार्जियंस हैं उन्होंने बहुत सारे जगह पे धरना प्रदर्शन भी किया, हमने भी न्यूज़ कवर किया, उसको दिखाया। तो ठीक है, जो गार्जियन है उनके साथ परेशानी है कि वो पैसे की, किसी की नौकरी गई है, किसी का कुछ दुकानें टूट गई हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानी वो लोग बताते थे। लेकिन उनका परेशानी हम लोग समझ सकते हैं कि वो परेशान है। तो मैं चाहूँगा, क्योंकि आप एक प्रिंसिपल हो और आप स्कूल पक्ष से आप अपनी बात रख सकते हो, तो हमने तो उनका पक्ष जाना। आप एज ए प्रिंसिपल यहाँ पे जो जैसे गार्जियन अपना रोना रो रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हकीकत है, तो इस समय आपकी सिचुएशन क्या है? सर, जहाँ तक मेरे विद्यालय की बात है, चूँकि मेरा विद्यालय पहली से लेकर के 10वीं तक एडेड है और फीस बहुत नॉर्मल है। और जो अनएडेड स्कूल हैं उनके लिए तो समस्या है कि चूँकि टीचर्स पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, विद्यालय उनको 50% 60% जो भी उनकी मानधन है उनको दे रहे हैं, तो इसके अलावा भी उनके पास खर्च हैं, उनके स्टाफ्स हैं, लाइट बिल हैं, मेंटेनेंस हैं, अन्य चीज़ें हैं। तो उसके लिए विद्यालय को भी कुछ फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। ये मैं नहीं कहूँगा कि कोई भी विद्यालय पेरेंट्स से या किसी अभिभावक से ज़बरदस्ती पैसे की बात करे। हम दोनों को एक सुलभ रास्ता निकाल करके आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हम विद्यालयों को भी हमारा काम चलता रहे और हम विद्यार्थियों को भी अच्छी तरीके से पढ़ा सकें। और हमारे यहाँ
तो मैं भरपूर प्रयास करता हूं कि आपको बताऊं सर कि 10वीं के फॉर्म भरे जा रहे हैं, हम लोग पर्सनली उनसे कांटेक्ट करते हैं, जो कुछ भी है कम से कम नहीं आपके पास है तो फॉर्म का फीस भी भर करके आप अपने इनरोलमेंट करवाइए और 10वीं की परीक्षा दीजिए। जैसे जैसे आपके पास आएगा आप उस तरह से आप पैसे दीजिए, कोई बात नहीं है, क्योंकि आप एग्ज़ाम मत छोड़िए, परीक्षा में बैठिए, आज नहीं कल आप दीजिएगा चलेगा, लेकिन झगड़ा करना कोई सलूशन नहीं है। मैं चाहूँगा अभिभावक को भी निवेदन करूँगा कि आप आइए, आपकी समस्याएं हम सुनेंगे और जहाँ तक हो सकेगा उसको मैं निकाल करने का प्रयास करूँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। सर अभी बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन पे डिपेंड हो गए हैं। ऑनलाइन उसके लिए है जिसके घर में सुख सुविधा है, लैपटॉप हो, नेट कनेक्शन हो, सारी चीज़ें। तो क्या आप नहीं सोचते कि कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्गीय परिवार हो, चाहे उससे छोटे उससे गरीब तबके का बच्चा हो, वो कहीं ना कहीं इससे महरूम रह जाए? देखो सर, ऑनलाइन एजुकेशन इस समय की एक मांग है, क्योंकि लॉकडाउन में इसके पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि हम बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग नेटवर्क के माध्यम से कर रहे होते हैं। हाँ, जो बहुत अच्छे स्कूल हैं जिनके पास साधन थे उनको होमवर्क आज दे दिया करते थे, लेकिन जो दूसरे टाइप के स्कूल थे जिनके पास सुविधाएं नहीं थी वो नहीं देते। लेकिन आज मैं ज़रूर इसका फ़ायदा भी मुझे मिला है कि हम जैसे टीचर्स को भी जिसके बारे में इतनी जानकारियाँ नहीं थी उसे लेना मैंने उसको लिया, उसका फ़ायदा उठाया, सीखने का प्रयास किया। और बच्चे भी जो मोबाइल में रुचि तो रखते थे खेलने के लिए, केवल व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए या मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए, आज वो किसी न किसी रूप में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इसका जो फ़ायदा हम क्लास में बच्चों को पढ़ा के दे पाते थे वो ऑनलाइन नहीं ले पा रहे हैं। और मैं सहमत हूँ कि हम जो देना चाहते हैं वो हम ऑनलाइन उनको नहीं दे पा रहे हैं। केवल हम एक वीडियो के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से, गणित जैसा सब्जेक्ट हो, साइंस जैसा सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी के कुछ सब्जेक्ट जैसे हों, तो उनको हमको ब्लैक बोर्ड के ही माध्यम से हम बेहतरीन दे पाएंगे। इसलिए कहीं न कहीं बच्चे इससे वंचित हैं और 100% बच्चे इसका फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। बच्चों का नुकसान भी है, लेकर के साइड में रख देते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, या पेरेंट्स लेके जाता है शाम को बच्चों को देता है पढ़ने के लिए, फिर वो कितनी देर तक बातें कर पाएंगे। तो मैं एक सलूशन दिया अपने टीचर्स को भी कि बच्चों को आप ये मैसेज दीजिए, मैं खुद भी मैसेज देता हूँ कि आपकी कोई भी दिक्कतें हैं, आप उस क्लास का एक ग्रुप में बनाया हूँ, हर क्लास का एक ग्रुप बनाया हूँ, उसका क्लास टीचर्स है, बच्चे भी अपने विचार को हमको फॉरवर्ड कर सकते हैं कि हमको सर हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारे इस सब्जेक्ट का ही प्रॉब्लम है। तो व्यक्तिगत मैं भी और हमारे टीचर्स भी उनको देने का प्रयास करते हैं। लगभग 1 साल बाद अब सरकार कह रही है कि 25-26 तारीख के बाद स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे, लेकिन जो सिचुएशन है कि कुछ पिछले लगभग 9-10 महीनों से स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, तो जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो लोअर एजुकेशन के हो चाहे हायर एजुकेशन के, उनको पढ़ाई करने की जो प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं कम हो चुकी है। ना वो पढ़ने बैठते थे, ना वो लिखते थे, और ऑनलाइन क्लासेस करते थे, क्योंकि क्लास में जाके पढ़ना, टीचर से पढ़ना, वो हैबिट छूट चुका है, मतलब मैनुअली जिसको बोलते हैं। तो अगर अभी स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं तो सिचुएशन क्या होगा? देखो, सिचुएशन धीरे धीरे नॉर्मल होगा, एकाएक तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तक प्रशासन के द्वारा विद्यालय खुलने की कोई तिथि आई नहीं है। बीच में 1-2 डेट आए थे, जो उसको पोस्टपोन किया गया है। और यदि विद्यालय खुलता है, चूँकि 18 मार्च से विद्यालय और 21 मार्च से प्रशासनिक विद्यालय आज तक बंद किए गए हैं। हाँ, बच्चों की जो एटीट्यूड है, उनका जो हाव भाव है, वो थोड़ा बदला हुआ ज़रूर है, लेकिन मेरा प्रयास है कि बच्चे भी इस समय विद्यालय में आने के लिए काफ़ी उत्साहित हैं कि कब विद्यालय खुले और कब मैं जाकर के वापस पढ़ाई करूं। क्योंकि बच्चे भी आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, वो भी थक चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। और बच्चे भी आएंगे तो एक नए जोश में आएंगे कि अब मैंने ऑनलाइन पढ़ाई किया, अब हम प्रत्यक्ष कमरे में बैठ के पढ़ाई करते हैं, दोनों का क्या डिफरेंसेस होते हैं वो देखने को मिलेगा कि हम ऑनलाइन अच्छे पढ़ पा रहे थे या हम क्लासरूम में फेस टू फेस टीचर से संवाद करके कर पा रहे थे। तो मुझे नहीं लगता, और ऐसा समस्या है तो निश्चित तौर पर हम तीनों बैठ करके, हमारा जो एक ट्रिंगल होता है विद्यालय का, शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक, ये हम तीनों मिलकर के एक अच्छे सोल्यूशन पर निकलेंगे। और हम संस्था से प्रयास करूँगा कि वो हमको हर प्रकार के साधन मुहैया कराए, विद्यालय को साफ़ सुथरा कराना, सैनिटाइज कराना, डेस्क बेंच को रखना, फ़ैन दुरुस्त आदि हम लोग उस तरह से तैयारी में हैं। और एनी टाइम कभी भी सरकार आदेश देती है तो हम विद्यालय खोलने को तैयार हैं और बच्चों को
जिस तरह से बच्चे विद्यालय में जोश के साथ तैयार है, वैसे हम शिक्षक भी जो भी हमारे पास समय मिला है, 1-2 महीने का पीरियड मिलेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों को देंगे और सब्जेक्ट को समय से पूरा करने का प्रयास करूंगा। खासतौर पर मैं 9th और 10th और 12th की बात करूंगा, क्योंकि उनके लिए इंपॉर्टेंस है। बोर्ड की परीक्षा अप्रैल या मई तक सरकार ने कुछ दिया हुआ है, उस पीरियड तक मैं बच्चों को एक समाधान कर पाऊँ। सर ये जो आप भी सुन रहे होंगे कि कहीं बहुत जगह ऐसा स्कूल को खोल दिया गया है, और हमारे क्षेत्र में इधर मीरा भाईंदर शहर में निकला, क्या खुल जाना चाहिए अभी कॉलेज, स्कूल कॉलेजेस? देखिए, इस पर ज़्यादा समाधान तो सरकार को ही लेना है। एज ए शिक्षक और एक गार्जियन होने के नाते, एक प्रिंसिपल होने के नाते मैं प्रयास करूंगा कि रिस्क तो नहीं लेना है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे गली कुचों से आएंगे, भीड़ से आएंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, मस्ती करते रहेंगे, तो थोड़ा उनको भी देखना पड़ेगा कि किस स्तर पर हमारी लॉकडाउन, ये क्या बोलते हैं, कोरोना ये जो महामारी है कहाँ तक पहुँची है और कितने केसेस मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, उसका ध्यान रखते हुए सरकार खोलती है। तो मैं भी, हम लोग भी चाह रहे हैं कि 10-10, 15-15 बच्चों को एक क्लासरूम में बैठाकर एक बेंच के माध्यम से हम डिस्टेंस का पालन करते हुए पढ़ाएंगे। लेकिन ये फैसला सरकार को लेना है, और सरकार जैसे फैसला लेती है हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल कॉलेजेस सभी रेडी हैं कि अगर रेडी सरकार की तरफ से गाइडलाइन मिलती है तो सरकार जो भी निर्णय ले हम सब उसका स्वागत करेंगे। सर आपके लाइफ में 1986 से आप माँ भारती जो स्कूल एंड कॉलेज है, तो वो आप 1986 से बहुत ही लंबा समय होता है, वहाँ आपकी शुरुआत हुई और अभी तक यहाँ है। शायद आपका जो लाइफ का जो एजुकेशनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, वो सफ़र मुझे उम्मीद है कि शायद यहीं से ख़त्म होगा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को उस संस्थान के विषय में, क्योंकि आपने बहुत तारीफ़ की पहले, तो उस संस्थान का इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, थोड़ा सा ब्रीफ में चाहूँगा कि। ज़रूर सर, मैं बताना चाहूँगा विद्यालय की जो आज तक इस सफ़र में आए हैं। आदरणीय श्री गोरखनाथ शर्मा जी उसमें बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के एक सहायक शिक्षक रहे। वो शिक्षा प्रेमी हैं, शिक्षा से जुड़े रहे और उत्तर भारतीय सेवा समाज में बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने उसमें कार्य किया। और अपने कुछ दोस्तों को लेकर के उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की। किसी कारणवश मनमुटाव हुआ, फिर इनके मन में आया क्यों नहीं मैं अपना एक खुद का एक विद्यालय चालू करूं। तो माँ भारती एजुकेशन सोसाइटी इन्होंने रजिस्टर्ड कराई और उसके बाद 81-82 में इसका फाउंडेशन हुआ, उसी रमेश कुंज बीपी रोड खारी गांव भाईंदर में। और 82 से लेकर के फिर जाकर के विद्यालय को हम लोग को 95-96 में मान्यता मिली, 7वीं, और फिर 10वीं की मान्यता मिली। उसके बाद हमने 2000 में इंटर कॉलेज चालू किया जो आर्ट्स और कॉमर्स है, और हिंदी मीडियम का इंटर कॉलेज एकमात्र मीरा भाईंदर से लेकर के मैं कहूँ पालघर तक इस एरिया में उस समय कोई नहीं था। तो हिंदी मीडियम से मेरा जूनियर कॉलेज रहा है। इस विद्यालय को यहाँ तक पहुँचाने का सबसे बड़ा श्रेय आदरणीय श्री गोरखनाथ शर्मा जी को जाता है, जो स्वयं शिक्षा से जुड़े रहे। न जाने कितनी बाधाओं को इन्होंने तय किया, बड़े सामंजस्य साथ, चूँकि उनकी विचारधारा समझौतावादी विचारधारा है, सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति रहे हैं, नकारात्मक नहीं हैं। आलोचनाएं होती रहती हैं समाज की, और आलोचनाएं भी अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव सार्थक आलोचनाएं होनी चाहिए, क्योंकि आलोचनाओं को व्यक्ति को निखारता है। उसका ध्यान रखते हुए उन्होंने इस लंबे सफ़र को 82 से लेकर के आज तक प्राइमरी सेक्शन चालू हुआ, सेकेंडरी सेक्शन चालू हुआ, जूनियर कॉलेज चालू हुआ, और हमारा एक विद्यालय चलता है पायस बस इंग्लिश हाई स्कूल, चूँकि इसी संस्था की हमारी दूसरी ब्रांच है जो इंग्लिश मीडियम में रन करती है। उसके देख रेख हमारे छोटे भाई में हमारे चाचा जी हैं, जिया शर्मा जी, गोरखनाथ शर्मा, जिनको बड़े प्रेम से जिया शर्मा के नाम से जानते हैं, ब्रह्मदत्त शर्मा जी उसको देख रहे हैं। तो मेरा प्राइमरी सेक्शन 10वीं एडेड है, सेकेंडरी सेक्शन, जूनियर कॉलेज और इंग्लिश मीडियम आज हमारा रन कर रहा है। और मीरा भाईंदर के हर लोगों का काफ़ी सहयोग रहा है, बड़ा प्यार मिला है, चाहे वह आपके पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हों। आदरणीय वेद जी हमारे पिछले, हम लोग 20 साल से इस क्षेत्र में जुड़े हैं। बहुत सारे ऐसे बहुत लोग सामाजिक संस्थाओं जुड़े हैं जो हमको सहयोग देते रहे हैं और आज भी दे रहे हैं। तो मैं अपनी संस्था को बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि मुझे भी ये मौका दिया। और हमारे बच्चों, चूँकि हिंदी मीडियम में उस समय एक सेमिनार हुआ था सर,
तिवारी जी के विद्यालय में हिंदी मीडियम के बच्चे 10वीं टॉप क्यों नहीं करते हैं, एक तरह सेमिनार रखा गया था। आदरणीय प्रेम शुक्ला जी उसमें सोमना के एडिटर हुआ करते थे, अमरजीत मिश्रा जी थे, एक सेमिनार रखा गया था। सीपी शुक्ला जी चूँकि वहाँ पे थे तो मैं भी एक वक्ता के रूप में था, तो उसमें बहुत सारी चर्चाएँ हुई, बहुत सारे प्रयास निकले कि क्यों नहीं आते हैं। हमारे अभिभावक यदि लग जाएं और टीचर्स अपनी एक अच्छी सोच के साथ बच्चों के बीच में जुड़ जाए तो हमारे बच्चे, हिंदी मीडियम के बच्चे किसी माध्यम से कम नहीं हैं। मुझे प्राउड होता है सर 1995 में 96 में हमारे विद्यालय, चूँकि उसमें बोर्ड की जो रिजल्ट आया करते थे सब्जेक्ट वाइज आया करते थे, किस जोन का इस सब्जेक्ट का लड़का टॉप किया महाराष्ट्र, तो हमारे विद्यालय हिंदी मीडियम के हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज में आउट ऑफ 100 उसमें 100 नंबर का हुआ करता था। 94 मार्क्स लेकर के ऑल ओवर महाराष्ट्र में टॉप किया रेगुलर 2 साल। आदरणीय पवार जी के सामने के हाथों से उन बच्चों को दादर में सम्मान भी मिला। इसके अलावा हमारे बच्चे 97, 93, 94% लेकर के हैं। आज बच्चे अच्छे तरीके से डॉक्टरी के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, मैं कहूँ नौसेना के क्षेत्र में, सैनिक के क्षेत्र में, पहलवानी के क्षेत्र में, विद्यालय का तो एक यादव लड़का स्टेट लेवल पर जाकर के अपना रेसलिंग में नाम रोशन किया, आज वह रेलवे में जॉब कर रहा है। तो हर तरीके से हम लोग अपने बच्चों को देने का प्रयास करते हैं, चाहे वह कॉम्पिटिशन्स हो। सब मैंने इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन पे अपने विद्यालय में रखा हूँ, जो विभिन्न हिंदी माध्यम के विद्यालय के जो 8-10 विद्यालय थे उनको इनवाइट किया, चाहे वह एसे राइटिंग हो, स्पीच कॉम्पिटिशन्स हो, जनरल नॉलेज हो, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स हो, ये सब हम करते रहे हैं और आगे भी मैं करता रहूँगा। चूँकि को बच्चों को मैं जितना दे सकूँ, क्योंकि बच्चे हैं तो मेरी अस्तित्व है। यदि बच्चों को, हमारे पास बच्चे नहीं हैं, मैं बच्चों को न दे पाऊँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनके साथ एक बेईमानी होगी। मतलब प्रयास है रहता है। यूँ कहा जाए कि बच्चे जो है वो गीली मिट्टी हैं, आप कुम्हार हैं एकदम, और शेप देना आपका काम है। ताउम्र आप उन लोगों को अच्छे शेप देने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे चर्चा बहुत अच्छी रही और आपका जो कैरियर रहा, लाइफ रहा इतने दिनों से एजुकेशन के क्षेत्र में, और आपका जो स्कूल है शिक्षण संस्थान माँ भारती, उसके विषय में आपने बहुत सारी बात कही, और जो अप एंड डाउन्स हुए जो भी इनके प्रोप्राइटर है, तो इस घटना को सुन के, इस पर चर्चा सुन के हमारे दर्शक को कहीं ना कुछ इंस्पिरेशन ज़रूर मिला होगा। अब हम चर्चा अंत रूप पे हम लोग आ चुके हैं। हम चाहेंगे कि जाते जाते हमारे दर्शकों को, क्योंकि आप जिस फील्ड से हो, अच्छा अनुभव रहा है शिक्षक होना, क्योंकि शिक्षक जो है वो लाइफ बच्चों को संवारते हैं। पहले तो हमारा बचपन जो है पेरेंट्स पहले शिक्षा देते हैं, उसके बाद आते हैं टीचर। तो आपका जो एक्सपीरियंस है उसके माध्यम से हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कुछ पॉजिटिव संदेश। मैं एज ए मुख्याध्यापक के प्रिंसिपल होने के नाते मैं इस समाज को भी, अपने शिक्षक समुदाय को भी, और मीरा भाईंदर के सभी अभिभावकों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सदैव सहयोग की भावना रखें। सहयोग देंगे तो निश्चित तौर पर सहयोग मिलेगा, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। और मैं व्यक्तिगत सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हूँ, हर समय सहयोगी बनकर मैं कार्य करता हूँ। हमारे पास जो भी किसी प्रकार का भी व्यक्ति आया है, यथासंभव मैं उनको खुश करने का प्रयास किया हूँ। कितना कर पाया हूँ तो मैं नहीं कह सकता, उनका आकलन होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस लॉकडाउन में आप अपने को सुरक्षित रखें, लोगों से दूर रखें, सरकार के नियमों का पालन करें, और आप अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। और मैं खासतौर पर विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि जैसे ही विद्यालय खुले, आप वापस अपने यूनिफॉर्म में दौड़ते हुए विद्यालय आइए और अपने अध्यापन में जुड़ जाइए। नया साल सबको बहुत बहुत खुशियां लेकर के आए। मैं सबको धन्यवाद देता हूं। आपके चैनल को मैं, उज्ज्वल भारत न्यूज़ चैनल के सभी, खासतौर सर आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, वेद जी को धन्यवाद देता हूं कि वेद जी ने मुझे इनवाइट किया, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और हम एक दूसरे से कुछ न कुछ रूबरू हुए हैं, कुछ संवाद कर पाए हैं। और मैं चाहूँगा कि भविष्य में भी मेरे अलावा इस समाज के लिए, आपके लिए कुछ हो सकेगा तो ज़रूर मैं तत्पर रहूँगा, खड़ा रहूँगा, सहयोग देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये चाहूँगा कि 2020 में मुझे व्यक्तिगत तौर पर महाराष्ट्र शिक्षक सेना कोंकण विभाग द्वारा आदर्श मुख्याध्यापक का पुरस्कार 2020 में मिला था।
और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा भी बहुत सारे पुरस्कार मुझे मिले हैं, लोग इनवाइट किया है। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ और आपकी पूरी टीम को अपने विद्यालय की ओर से, अपनी संस्था की ओर से और हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री जी आर शर्मा जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे ही अपने चैनल को मीरा भाईंदर में ही नहीं, मैं चाहूँगा कि महाराष्ट्र से निकल करके आप अन्य राज्यों में भी अपनी इस प्रकार की ओज आवाज़ देते रहिए, समाज को कुछ आप देते रहें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे चैनल बहुत के बहुत विषय में इतना धन्यवाद किया और सर। आप हमारे चैनल में आए और बहुत सारी बातें की, लोगों को आपसे बातें सुन के कुछ सीखने का मौका मिला होगा, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत न्यूज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने कमेंट्स हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।